अच्छा, सो आज की वीडियो इज़ अबाउट गाइटिन का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका एक पूरा ये मसल है स्केलेटल मसल, इसकी आउटर मोस्ट लेयर इज़ एपीमाइसियम। मसल के अंदर फर्दर होते हैं मसल फेसिकुलस जो कि बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, इसकी आउटर मोस्ट लेयर इज़ योर पेरीमाइसियम। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें एक सिंगल मसल फाइबर लें तो मसल फाइबर की आउटर मोस्ट लेयर आपकी होती है एंडोमाइसियम। ठीक है, ये अब एपी, पेरी और एंडोमाइसियम क्या है ये आप हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लोगे, अभी आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। फिर मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ योर सार्कोलेमा, और इसी तरीके से इसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। फिर मसल फाइबर में फर्दर मायोफिब्रिल्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स में एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। मायोफिब्रिल की जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है हम उसको कहते हैं सार्कोमेयर। आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि एक जी डिस्क से दूसरी जी लाइन तक का डिफरेंस है सार्कोमेयर, और इसमें थिक फिलामेंट्स होते हैं जो कि माइसिन फिलामेंट्स होते हैं और माइसिन प्रोटीन से बने होते हैं। फिर थिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, उनको आई फिलामेंट्स कहते हैं क्योंकि वो आइसोट्रोपिक होते हैं। टाइटिन फिलामेंट्स आपके थिक फिलामेंट्स यानी माइसिन फिलामेंट्स को जी लाइन से कनेक्ट करते हैं। थिक फिलामेंट्स के बीच में एक जगह आती है जिसे एज जोन या हील जोन कहा जाता है, ये ब्राइट जगह होती है और बेसिकली इसके अंदर एक लाइन होती है जिसे हम एम लाइन कहते हैं जो कि थिक फिलामेंट्स को स्टेबलाइज करती है। फिर हम आ जाते हैं मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म पे। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, प्रोटीन, एंजाइम्स और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कैल्शियम की स्टोरेज। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देख लें माइसिन फिलामेंट का, तो माइसिन फिलामेंट में 2 हैवी चेन्स होती हैं जो कि उसकी टेल बनाती हैं और 4 लाइट चेन्स होती हैं 1 2 3 4 जो कि उसके 2 हेड्स बनाती हैं। अब इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये बीच वाला आपके पास टेल ऑफ माइसिन फिलामेंट है, उसके बाद आती है ये थिन सी लाइन जो कि आर्म ऑफ माइसिन फिलामेंट होती है और उसके आगे ये हेड होता है। और माइसिन फिलामेंट के 2 हिंजेस होते हैं, हिंजेस वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो मूवमेंट कर सकता है। एक वो हिंज होता है जहाँ पे टेल आर्म से ज्वाइन हो रही होती है, मतलब कि ये वाला पॉइंट, और दूसरा वो हिंज होता है जहाँ पे आर्म हेड से ज्वाइन हो रही होती है, मतलब कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा, और अब एक्टिन फिलामेंट में ये होता है जी एक्टिन प्रोटीन होती है जिसके इस तरीके के मोनोमर्स होते हैं और ये ज्वाइन होकर एक चेन बनाते हैं जिसे हम एफ एक्टिन फिलामेंट कहते हैं, जो कि यहाँ पे ये लाइट पिंक कलर से रिप्रेजेंटेड है। और इसके अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, ये बेसिकली उसकी एक्टिव साइट्स हैं जो कि फर्दर आपकी कॉन्ट्रैक्शन में काम आती हैं। इसके इर्द गिर्द राउंड होती है एक और प्रोटीन की चेन जिसे हम ट्रोपोमाइसिन कहते हैं। ठीक है, अब ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल ये भी आपने एफएससी में पढ़ा होगा, इसमें फर्दर 3 ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ट्रोपोनिन आई जो कि एक्टिन फिलामेंट से अटैच होता है, एक ट्रोपोनिन टी जो कि ट्रोपोमाइसिन से अटैच होता है, और एक ट्रोपोनिन सी जिसने कैल्शियम से अटैच होना होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास होती कैसे है ये कॉन्ट्रैक्शन, वो ये होती है इस तरीके से। अगर आप ये एक नर्व एंडिंग कंसिडर करो तो जब एक्शन पोटेंशियल नर्व एंडिंग पे आती है, नर्व एंडिंग से आपके पास रिलीज होता है स्टाइलकोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ब्लू डॉट। ठीक है, ये आके अटैच होता है स्टाइलकोलिन रिसेप्टर से, ये आपका मसल का एंड है। सही है, स्टाइलकोलिन रिसेप्टर से जब अटैच होता है तो एज ए रिजल्ट स्टाइलकोलिन गेटेड चैनल्स ओपन होती हैं जिसकी वजह से सोडियम आइंस मसल के अंदर फ्लो करते हैं। जब सोडियम आइंस फ्लो करते हैं डीपोलराइजेशन होती है, उससे फर्दर सोडियम गेटेड चैनल्स भी ओपन हो जाती हैं जिसकी वजह से और सोडियम आइंस जो है मसल के अंदर जाते हैं और एज ए रिजल्ट डीपोलराइजेशन होती है, मसल में एक्शन पोटेंशियल पास करती है। ये आपका यहाँ पे जर्नल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, जब आपकी मसल की एक्शन पोटेंशियल आपके टी टिब्यूल से होते हुए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती है, हमने पढ़ा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर हुआ होता है। ये कैल्शियम आपका बाहर निकलता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, और ये कैल्शियम आके बाइंड होता है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से। जब ये कैल्शियम ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है, अब नॉर्मल स्टेट के अंदर क्या होता है कि ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन ने एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट्स को कवर किया हुआ होता है, लेकिन जब ये कैल्शियम आइन आके ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है तो ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन को मूव करता है एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट से, और एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। जब एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है तो अब फॉर एग्जांपल ये अगर हम कंसिडर करें तो ये एक्टिन फिलामेंट है लाइट पिंक वाला और ये उसकी एक्टिव साइट है, तो उसके बाद माइसिन का हेड आके एक्टिव साइट से अटैच हो जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट के ऊपर अटैच होता है। यहाँ पे एटीपीएस एक्टिविटी होती है और ये इसके ऊपर स्लाइड करता है। उससे क्या होता है कि आपके एक्टिन फिलामेंट्स देखो पहले जो थे वो फार अपार्ट थे, अब एक्टिन फिलामेंट्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में आपके सार्कोमेयर की लेंथ होती है 2.2 माइक्रोमीटर। तो ये सिंपली स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। ठीक है, अब हम वॉक अलोंग थ्योरी पढ़ेंगे। वॉक अलोंग थ्योरी में आपने 2 एक्स्ट्रा चीज़ों का जिक्र करना होता है, एक पावर स्ट्रोक और दूसरा एटीपीएस एक्टिविटी ऑफ माइसिन हेड। अब आप कंसिडर करो कि ये एक्टिन फिलामेंट है और इसकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन से कवर्ड हुई हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो माइसिन हेड होता है इसके पास एटीपीएस एक्टिविटी होती है। एटीपीएस एक्टिविटी का मतलब है कि माइसिन हेड अपने हेड के ऊपर माइसिन एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन कर लेता है और इस तरीके से एक परपेंडिकुलर पोजीशन में होती है आर्म और हेड ऑफ माइसिन, और इसको हम कहते हैं माइसिन एडीपी और इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स, और इस स्टेट में माइसिन में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो अपनी कॉक पोजीशन में है, स्टोर्ड एनर्जी वाली पोजीशन में, एंड इट इज़ रेडी टू गेट अटैच टू द एक्टिव साइड्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब होता ये है कि जब कैल्शियम आयन अटैच होता है आके ट्रोपोनिन सी के साथ, तो वो ट्रोपोमाइसिन को हटाता है एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइड से, और एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाती है। और क्योंकि माइसिन अपनी इस स्टेट में होता है, माइसिन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के कॉम्प्लेक्स में, इस स्टेट में माइसिन की मैक्सिमम एफिनिटी होती है टुवर्ड्स एक्टिन फिलामेंट, तो वो डायरेक्टली जाके एक्टिव साइड से अटैच हो जाता है। जब अटैचमेंट होती है तो उसके बाद एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट माइसिन के हेड से रिलीज हो जाते हैं। इस रिलीज होने की वजह से और ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से माइसिन का हेड आर्म पे थोड़ा सा टिल्ट करता है इस तरीके से। ठीक है, ये टिल्टेड पोजीशन में है ना, इस टिल्ट ऑफ हेड को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, पावर स्ट्रोक होता है। अब उसके बाद जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो चुके हैं तो अब एटीपी आके अटैच होता है माइसिन के हेड से, और फिर आपके पास यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है एटीपी और माइसिन का कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स की सबसे लेस एफिनिटी होती है टुवर्ड्स एक्टिन फिलामेंट। जब एटीपी आके अटैच होता है ना माइसिन हेड से, तो माइसिन का हेड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट से डीटैच हो जाता है। सही है, डीटैच हो जाता है, और फिर ये अपने एटीपी को ब्रेक डाउन करता है एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, दोबारा से इस स्टेट में आता है और अगले एक्टिव साइट के साथ जाके जो है वो अटैच होता है। इसी तरीके से ये अगले से अगले से अगले एक्टिव साइट से अटैच होता जाता है। तो हम ये कहते हैं कि माइसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट पे, मतलब एक्टिन फिलामेंट जो है वो माइसिन के हेड पे वॉक कर रहा है, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट बेसिकली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सैक्रोमियर मूव करता है। और जब आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक्टिन फिलामेंट सैक्रोमियर के सेंटर पे मूव करता है, और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो होता यह है कि आपका जो थिक बैंड्स होते हैं, ए बैंड्स, उनकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। आपके जो आई बैंड्स होते हैं, थिन बैंड्स, उनकी लेंथ शॉर्ट होती है, और आपका जो एज जोन होता है, जो थिक बैंड का जोन होता है, वो शॉर्टन हो जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पे आपकी सार्कोमियर की जो लेंथ होती है 0.2 मैक्रोमियर होती है, ये मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, यहाँ पर यही शो किया हुआ है। बी पे आपके पास मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रही है सैक्रोमियर की, सॉरी सी पे, जो कि 2.2 माइक्रोमीटर, और वो यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में यही शो किया हुआ है कि एक टेंशन डेवलप लेंथ ऑफ सैक्रोमियर, जब लेंथ ऑफ सैक्रोमियर सबसे मतलब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होती है 2.2 माइक्रोमीटर पे होती है, वहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होती है। लेकिन उससे कम अगर होगी 1.65 माइक्रोमीटर जो कि ए है, तो उसमें आपके पास कम टेंशन होगी। लेकिन जब आप सी से एक्सीड भी करते हो ना, तो एक्सीड आप नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा सैक्रोमियर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, तो फिर लेंथ वापस से कम आती है, डी पे आती है। सही है, और ये मैंने यही शो किया है कि जब माइसिन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होता है, वो माइसिन एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट स्टेट में होता है तो उसकी मोर एफिनिटी टुवर्ड्स एक्टिन होती है, और जब वो माइसिन एटीपी स्टेट में होता है तो उसकी लेस एफिनिटी टुवर्ड्स। इस ग्राफ में आपको ये शो किया हुआ है कि अगर नॉर्मल लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगी जो कि 2.2 माइक्रोमीटर होती है सैक्रोमियर की, तब आपके पास मैक्सिमम टेंशन होती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर आप उससे एक्सीड करते हो मसल की स्ट्रेचिंग को, तो तब आपकी टेंशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं होती। 2.2 माइक्रोमीटर ऑफ सैक्रोमियर की लेंथ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होती है। सही है, उसके बाद रिलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू लोड यही है कि आपने जितना कम लोड उठाया होगा उतनी जल्दी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उतनी ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी, और आप जितना ज़्यादा लोड उठा लोगे तो वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो फिर भाई कम होगी, जैसे कि इस ग्राफ में शो किया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक साइड पे है एंड लोड अपोजिंग द कॉन्ट्रैक्शन दूसरी साइड पे है। जब आपके पास लोड ज़ीरो है तो वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम है, और आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगी। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा, आप जितना ज़्यादा वेट उठा लोगे उतना स्लोली आप अपना हाथ मूव कर पाओगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, और वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगी। और एक टाइम वेट का वो आता है जहाँ पर आपकी वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, वो वेट आप उठा ही नहीं सकते, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद एनर्जेटिक्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन आता है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वर्क करता है। ठीक है, वो वर्क करता है, उस वर्क के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी आपको एटीपी से मिलती है। लेकिन उस एनर्जी के 3 सोर्सेज होते हैं, और वो एनर्जी यूज़ कहाँ कहाँ होती है? वो एनर्जी यूज़ भी 3 जगह होती है। एक तो वॉक अलॉन्ग मैकेनिज्म में वो एनर्जी यूज़ होती है, दूसरा ये कि कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अंदर पंप करना होता है ताकि वो आके अटैच हो सके ट्रोपोनिन सी के साथ। उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स की पंपिंग थ्रू द मसल फाइबर मेंटेन होती है ताकि एक स्पेसिफिक आयनिक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो सके। ठीक है, तो अब ये जो एटीपी वाली एनर्जी आती है ये आती कहाँ से है? फर्स्ट सोर्स इसका होता है फॉस्फोक्रेटाइन। ठीक है, फॉस्फोक्रेटाइन के अंदर भी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स, जैसे कि एटीपी में होते हैं। और जब आपके पास माइसिन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज़ कर देता है पावर स्ट्रोक के बाद, तो बेसिकली फॉस्फोक्रेटाइन के हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके फिर से एटीपी बनाती है।
दूसरी आपके पास ATP की जो एनर्जी आती है वो ग्लाइकोलाइसिस से आती है। ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास क्या हो रहा होता है कि ग्लाइकोजन पायरोबिक एसिड और लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो रही होती है, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है और वो कन्वर्ट करती है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP में। ठीक है, तो पहली थी फॉस्फोक्रेटाइन, दूसरी थी ग्लाइकोलाइसिस और तीसरी आपके पास जो होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कोई भी ऐसा मेटाबॉलिज्म है जिसमें आपके फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेटिवली ब्रेक डाउन हो रहे हों और उससे एनर्जी रिलीज हो रही हो, और मोर देन 95% एनर्जी जो मसल्स के लिए आती है वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से ही ड्राइव हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, फिर है एफिशिएंसी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। एफिशिएंसी आप हमेशा ऐसे देखते हो कि आप कितना इनपुट दे रहे हो और उससे आपको कितना आउटपुट मिल रहा है। अगर आपका इनपुट जो है, आप फॉर एग्जांपल 100% इनपुट दे रहे हो और आपको 100% आउटपुट मिलेगा तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। लेकिन मसल्स में मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको कब मिलती है? मसल्स में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है जब वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 30% हो। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत स्लोली भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो उसके अंदर होता यह है कि जब बहुत स्लोली मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मेंटेनेंस में हीट एनर्जी ज़ाया हो रही होती है, लेकिन आपका कोई इफेक्टिव वर्क डन नहीं हो रहा होता। और अगर आप बहुत जल्दी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एज अ रिजल्ट जल्दी कॉन्ट्रैक्शन में जो फ्रिक्शन की होती है उसमें भी अवॉइड द विस्कस फ्रिक्शन, उसको ओवरकम करने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसमें बहुत सी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलती ही तब है जब वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 30% होती है। सही है, अच्छा, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन की करेक्टरिस्टिक्स, उसमें एक आती है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, एक होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आप मेट्रिक से याद रख सकते हो कि ज्योमेट्री ऑफ द मसल सेम है, लेंथ ऑफ द मसल सेम है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल की लेंथ जो है वो सेम रहती है, लेकिन टेंशन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन चेंज होती है। और इसकी एग्जांपल, जो सबसे आसान एग्जांपल है वो यू पुशिंग अ वॉल। जब आप एक वॉल को पुश कर रहे होते हो, आपकी हाथ की लेंथ सेम रह रही है, मसल की लेंथ सेम रह रही है, लेकिन टेंशन जो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में टी फॉर टॉनिक, टी फॉर टेंशन, टेंशन सेम रहती है लेकिन मसल की लेंथ जो है वो वेरी करती है। और इसमें आपकी बेस्ट एग्जांपल क्लाइंबिंग स्टेयर्स है। जब आप स्टेयर क्लाइंब कर रहे होते हैं, आपकी टेंशन सेम रहती है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की, लेकिन लेंथ चेंज कर रही होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोमेट्रिक ट्विचेस, ये बेसिकली इस ग्राफ में बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है कि डिफरेंट मसल्स की आइसोमेट्रिक ट्विचेस के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, ऑकुलर मसल्स जो होते हैं वो आपके आई के मसल्स होते हैं, तो इसमें बहुत जल्दी आपके पास जो है ना आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि आई के मसल्स को बहुत जल्दी वर्क करना होता है एक प्रॉपर विजन प्रोवाइड करने के लिए। उसी तरीके से गैस्ट्रोस्टेमियस मसल आपके लोअर लिम्ब का मसल है। ठीक है, तो आपकी टांगों की मूवमेंट स्लोली होती है, तो ये बहुत स्लोली इसकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। सही है, और जब आप भाग रहे होगे तो ज़्यादा तेज़ होगी। सो दैट इज़ द कंपैरिजन कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितने मिली सेकेंड्स में कितनी हुई। ठीक है, और वो सिंपली डिपेंड करती है उस मसल के फंक्शन के ऊपर। ओके, उसके बाद आपके पास फास्ट वर्सेस स्लो मसल फाइबर का बताया हुआ है कि कोई भी आपकी बॉडी का मसल है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का मसल एंटीरियर टिबियालिस आपके लोअर लिम्ब का मसल है। ठीक है, और ये एक ऐसा मसल है जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि आपकी कोई भी बॉडी का जो मसल है वो फास्ट और स्लो फाइबर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन क्योंकि एंटीरियर टिबियालिस बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट करता है, तो हम ये कहते हैं कि उसमें मेनली फास्ट फाइबर्स हैं। सही है, और इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोस्टेमियस बहुत लेट रिएक्ट करता है, मतलब स्लोली रिएक्ट करता है, तो उसमें ज़्यादा हम ये कह सकते हैं ज़्यादा प्रोपोर्शन स्लो फाइबर्स की है। अब फास्ट फाइबर्स और स्लो फाइबर्स का डिफरेंस क्या होता है? एक तो स्लो फाइबर्स छोटे होते हैं और फास्ट फाइबर्स लंबे होते हैं। ठीक है, स्मॉलर एंड ग्रेटर। स्लो फाइबर्स में स्मॉलर नर्व फाइबर्स इनर्वेट करती हैं इसको। स्लो फाइबर्स में मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है, ये रेड कलर के होते हैं। फास्ट फाइबर्स वाइट कलर के होते हैं। स्लो फाइबर्स क्योंकि स्लोली इन्होंने काम करना होता है, तो इनके पास ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। सही है, ब्लड वेसल सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा है, कैपिलरी ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने स्लोली काम करना होता है। सही है, और इसी तरीके से फास्ट फाइबर्स में ये ब्लड वेसल सिस्टम और कैपिलरी सिस्टम कम होगा। स्लो फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादातर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जबकि जो फास्ट फाइबर्स होते हैं उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। ठीक है, ताकि कैल्शियम आयन जनरेट हो, और उसमें ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये इसमें डिफरेंस है। फिर आप चाहते हैं आपका मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या होती है? जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल ऑल द मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय सिंगल नर्व फाइबर। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें तो यहाँ पे ढेर सारे मसल फाइबर्स हैं, लेकिन ये जो मसल फाइबर्स हैं ना, जो ये वाले हैं, जो एक सिंगल नर्व फाइबर से इनर्वेट हो रहे हैं, इनको हम कंबाइन करके मोटर यूनिट कहते हैं। यानी वो मसल फाइबर्स विच आर इनर्वेटेड बाय सिंगल नर्व आर नोन एज मोटर यूनिट।
उसके बाद यू हैव समेशन। समेशन में ये है कि इंडिविजुअल जो मसल फाइबर्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शंस को जब हम ऐड करते हैं तो हम उसका सम ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज समेशन। समेशन अगर आप डिफरेंट मतलब बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्टिंग अगर आप समेशन उनका लो, सो दैट इज़ मल्टीपल फाइबर समेशन, कि बहुत ज़्यादा फाइबर एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हम उनकी कॉन्ट्रैक्शंस का सम ले रहे हैं, दैट इज़ मल्टीपल फाइबर समेशन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लो फ्रिक्वेंसी का समेशन, सो दैट इज़ फ्रिक्वेंसी समेशन, और उसको टेटनाइजेशन भी कहते हैं, कि बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इफ़ यू आर टेकिंग द समेशन मीन्स द एडिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल ट्विच कॉन्ट्रैक्शंस टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी से वो ले रहे हो दैट इज़ फ्रिक्वेंसी समेशन। और ये यहाँ पे फ्रिक्वेंसी समेशन या टेटनाइजेशन शो भी किया हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती रहती है डिफरेंट मसल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन की, और एक टाइम टेटनाइजेशन वो टाइम है जहाँ पे आपके पास फ्रिक्वेंसी इतनी इंक्रीज़ हो चुकी होती है कि फर्दर आप मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिटवीन द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन, एक स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ आपको मिल जाता है, इस तरीके से ये लाइंस नहीं मिल रही होती, सही है। सो दैट इज़ द स्टेट ऑफ टेटनाइजेशन, ओके। अच्छा, उसके बाद स्टेयर केस इफेक्ट और ट्रिपे में सिर्फ ये है कि बेसिकली अगर बहुत टाइम बाद आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो पहले वो लाइक स्टेयर्स कैसे होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं ना। सो बेसिकली होता ये है कि बहुत टाइम बाद जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है पहले वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, और अल्टीमेटली वो जाके एक प्लेटो बना लेता है, तो वो एक स्टेयर की शेप आ जाती है, इसलिए हम उसे स्टेयर केस इफेक्ट कहते हैं। और ये होता है इसलिए क्योंकि अगर आपकी बहुत टाइम बाद आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहले वो कम कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके कुछ कैल्शियमाइंस जो होते हैं वो विद इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रहते हैं, लेकिन जब अगली दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कैल्शियमाइंस भी बाहर आ जाते हैं और वो आके अटैच होते हैं ट्रोपोनिन सी से, ठीक है। और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, उससे अगली कॉन्ट्रैक्शन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी तरीके से वो एक स्टेयर केस इफेक्ट जो है पूरा बना लेता है, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल मसल टोन का क्या मतलब है? मसल टोन का मतलब ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉटनेस जो मसल के अंदर होती है, इवन अगर मसल रेस्ट पर भी हो ना तो मसल में एक सर्टेन टॉटनेस होती है और उसको हम मसल टोन कहते हैं। अब भी आपने इसमें सिर्फ इतना ही जानना है, इसमें जो फर्दर आएगा वो आप CNS में पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आती है मसल फिटीग। मसल फिटीग तब होती है जब प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपके पास मसल्स की होती है, तो एज अ रिजल्ट मसल एक स्टेट ऑफ फिटीग में चला जाता है, आपको बहुत पेन होना शुरू हो जाती है, और उस फिटीग में होता यह है कि आपके पास इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्टाइल या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं हो रहे होते, वर्क आउटपुट आपको नहीं मिल रहा होता, आप मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते, कॉन्टीन्यूसली आपको पेन हो रहा होता है, दैट इज़ द मसल फिटीग, जो कि नॉर्मली हर किसी को हो रही होती है। लिवर सिस्टम्स ऑफ बॉडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मसल हाइपरट्रॉफी एंड मसल एट्रॉफी। अच्छा, मसल हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब है कि टोटल मास ऑफ मसल इंक्रीज़ कर जाएगा, और मसल एट्रॉफी का क्या मतलब है कि टोटल मास ऑफ मसल डिक्रीज़ कर जाएगा, और ये बहुत आसान है। मसल हाइपरट्रॉफी तब होती है जब फॉर एग्जांपल आप मसल को बहुत ज़्यादा एक मसल को काम में ला रहे होते हो। फॉर एग्जांपल जब आप जिम जाते हो अपने मसल्स को बहुत काम में लाते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका क्या होता है, आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वहाँ पे 6 पैक्स 8 पैक्स बनना शुरू होते हैं। वो क्यों बनना शुरू होते हैं? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से, कि वो मसल काम में आ रहा है तो नंबर ऑफ द मसल फाइबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और एट्रॉफी तब होती है जब आप बिल्कुल ही निकम्मे निठल्ले हो जाते हो, मसल को बिल्कुल काम में नहीं ला रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता मसल डीजनरेट कर जाएगा, उसका जो लेंथ है वो कम होना शुरू हो जाएगी, उसको हम मसल कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपरप्लेसिया ऑफ मसल फाइबर तब होती है, ये बेसिकली तब होती है जब आपके पास हाइपरट्रॉफी प्रोसेस होता है लेकिन इसमें नंबर ऑफ द मसल फाइबर्स इंक्रीज़ करते हैं, तो हम उसको हाइपरप्लेसिया भी कहते हैं, या उसको कहा जाता है फाइबर हाइपरप्लेसिया, ठीक है। अच्छा, मसल डीनर्वेशन मसल एट्रॉफी कॉज कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो नर्व आपके मसल को सप्लाई करी है वो ना सप्लाई कर पाए आपके मसल्स को, तो एज अ रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता जब नर्व सप्लाई नहीं कर पाएगी उस मसल को सिग्नल्स मिलना बंद हो जाएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, काम में नहीं आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट हो जाएगा और फिर वो एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा जिसमें वो शॉर्टन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिकवरी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन पोलियोमाइलिटिस, इसमें यही है कि क्या होता है जब आपके कुछ नर्व फाइबर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, और सारे के सारे नर्व फाइबर्स अफेक्ट नहीं होते एक मसल को डिस्ट्रॉय करने वाले, तो मसल मतलब फॉर एग्जांपल कुछ नर्व फाइबर्स अगर अफेक्ट हुए हैं तो जो बाकी बच गए हैं वो उस मसल को वापस काम में लाने में हेल्प कर सकते हैं, रिकवरी करा सकते हैं। पर अगर सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो फिर वो मसल रिकवरी नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये है रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि मरने के बाद जो आपकी बॉडी अकड़ जाती है, लाइक आपके मसल्स स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि माइसिन जब अपने माइसिन ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
के कॉम्प्लेक्स में होता है, जब वो बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर होता है, तो वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट से अटैचमेंट के लिए रेडी होता है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम अफिनिटी फॉर एक्टिन फिलामेंट है। लेकिन जब वो इस स्टेट में हो कि उसका पावर स्ट्रोक हो चुका हो, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल चुका हो और एटीपी आके उससे दोबारा अटैच हो जाए, तो एटीपी के अटैचमेंट के बाद वो एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट से हट सकता है, ठीक है। तो एटीपी चाहिए होता है मायोसिन को सेपरेशन फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट के लिए। लेकिन मरने के बाद क्या होता है कि लॉस ऑफ ऑल द एटीपी हो जाती है। एटीपी आपका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके सेल्स काम करना तो बंद कर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास एटीपी चाहिए होता है आपके पास सेपरेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस के लिए फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट। लेकिन एटीपी तो है ही नहीं, सेपरेशन तो हो ही नहीं पा रही, रिलैक्सेशन मायोसिन फिलामेंट की हो ही नहीं पा रही, तो मायोसिन फिलामेंट एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट से अटैच्ड ही रहता है। तो मसल एक कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में ही रहता है, और ये बेसिकली स्टेट आपकी जो है ना, मसल इस रिगर मॉर्टिस की स्टेट में रहता है अनटिल आपकी सारी प्रोटीन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, जो कि 15 to 25 आवर्स लेटर होती हैं। जब आपकी सारी प्रोटीन ख़त्म हो जाती है, लाइक लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं वो ऑटोलिसिस करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रोटीन्स को खाना शुरू कर देते हैं। जब वो हो जाए तो उसके बाद आपका ये रिगर मॉर्टिस ख़त्म होता है, ठीक है। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, ड्यूकीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि एक्स लिंक डिजीज़ होते हैं। और ये ज़्यादातर आपके क्योंकि एक्स लिंक डिजीज़ हैं, तो देयरफॉर ये क्या होंगे कि ये मदर से सन्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। और इसमें होता ये है कि आपके पास म्यूटेशन ऑफ द जीन दैट इनकोड्स फॉर प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन, वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, और ये आप ज़्यादा अच्छे से एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। आपके जितने भी क्लिनिकल्स होते हैं दे आर लिंक टुगेदर, सो उनको लिंक करके पढ़ो तो अच्छे से समझ आती है, सही है। सो उसकी वजह से आपका जो मसल होता है उसमें डीजनरेशन ऑफ मसल फाइबर्स होती है, वीकनेस होती है मसल में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। ड्यूकीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक थोड़ी क्रॉनिक फॉर्म है, और इसकी जो थोड़ी मिल्डर सी फॉर्म है दैट इज़ योर बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। Do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon definitely। and कुछ अगर समझ नहीं आ रहा तो you can ask in the comment section below, या anything, any suggestions, you are always welcome to give them in the comment section below। Allah Hafiz।